क्रिया। बच्चों आज हम पढ़ते हैं क्रिया। कुछ वाक्य देखिए। हवाई जहाज उड़ता है, मोर नाचता है, टोकरी में फल हैं। इन वाक्यों में आपने देखा उड़ना, नाचना, होना क्रिया हो रही थी। हवाई जहाज उड़ता है, इसमें उड़ने की क्रिया। मोर नाचता है, नाचने की क्रिया। टोकरी में फल है, होने की क्रिया। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने की जानकारी प्रकट होती है उन्हें क्रिया कहते हैं। पहले वाक्य में आपने देखा था हवाई जहाज उड़ता है, तो उड़ने की क्रिया हो रही थी। दूसरे वाक्य में आपने देखा मोर नाचता है, जिसमें नाचने की क्रिया हो रही थी। तीसरे वाक्य में टोकरी में फल है, जिसमें होने की क्रिया हो रही थी। तो क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने की जानकारी प्रकट होती है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, उड़, चल, ये धातु है, ये धातुएं हैं। क्रिया के मूल रूप, ये क्रिया के मूल रूप हैं। पढ़, उड़, चल, कूद, जा, आ, खा, पी, सो, ये सब क्रिया के मूल रूप हैं जिन्हें कहते हैं धातुएं। क्रिया के मूल रूप में ना लग जाए तो क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ में ना लग गया तो पढ़ना क्रिया, उड़ में ना लगा तो उड़ना क्रिया, चल में ना लगा तो चलना क्रिया। ये अंत में ना प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो क्रिया हमारी बन जाती है। धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया बन जाती है। आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। संरचना का अर्थ है बनावट। एक क्रिया है कर्म के आधार पर और दूसरी प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले आपने देखा क्रिया के दो भेद, कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया। अब हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम ये जान लें कि कर्म क्या है। क्रिया के साथ अगर प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर जो उत्तर आए वह कर्म कहलाता है। जैसे कि हम कहें कि मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ। अब मैं इसमें प्रश्न बनाऊं मैं क्या उड़ाता हूँ, तो क्या का उत्तर क्या आएगा, हवाई जहाज या पतंग, कुछ भी जो भी हम उड़ा रहे हैं। तो जो हवाई जहाज या पतंग है वो हो गया कर्म। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब हम प्रश्न बनाए वे क्या पढ़ते हैं। पढ़ते हैं से पहले हमने लगा दिया प्रश्न क्या, उत्तर क्या प्राप्त हुआ, पुस्तक या कहानी। जो भी पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक क्या हो गई, हो गया कर्म। तो होने की इसमें जो है उड़ने की क्रिया किस पे हो रही थी, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज कर्म आ गया। पुस्तक पढ़ने की क्रिया पुस्तक पे हो रही थी तो पुस्तक कर्म है। आगे कर्म हम और पढ़ेंगे। तो ये था कर्म। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कुछ वाक्य देखिए, मैं जल्दी सोता हूँ, वह बहुत दौड़ता है, वे खूब हंसते हैं, हम गाते हैं। बच्चों इसमें देख लीजिए जो क्रिया हो रही है, जैसे सोने की क्रिया किसी के ऊपर नहीं हो रही है, सोने की क्रिया मैं के साथ ही हो रही है। मैं सोता हूँ यानी मैं खुद ही सो रहा हूँ। आप जब सोते हैं तो स्वयं ही सोते हैं,
किसी के ऊपर सोने की क्रिया नहीं करते। इसी तरह से वह दौड़ता है, तो हम जब दौड़ते हैं तो स्वयं ही दौड़ रहे होते हैं। इसी तरह से वे खूब हंसते हैं, हंसने की क्रिया भी स्वयं में ही होती है। हम गाते हैं, गाने की क्रिया भी स्वयं होती है। ना हम नाचते हैं, नाचने की क्रिया भी स्वयं है। तो इस तरह की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इनमें कर्म नहीं है। अगर मैं इसमें प्रश्न बनाना चाहूँ, जैसे शुरू में मैंने बताया कि प्रश्न क्रिया के साथ क्या लगा दीजिए तो कर्म प्राप्त होगा। तो अगर हम इसमें लगा ले, मैं जल्दी सोता हूँ, मैं अब सोता हूँ, मैं क्या सोता हूँ, तो ये प्रश्न नहीं बना, इसमें कोई उत्तर नहीं आएगा। वह बहुत दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, प्रश्न नहीं बन रहा। हम क्या गाते हैं, ये प्रश्न नहीं बन रहा है। वे खूब हंसते हैं, तो क्या हंसते हैं, ये भी प्रश्न नहीं बनता। हाँ, गाने में आप कहेंगे हम क्या गाते हैं, हम गीत गाते हैं, वो बात अलग है। पर गाना, गाने की क्रिया तो स्वयं अंदर ही हो रही है, हमारे हमारे मुख से, किसी के ऊपर नहीं होती। हम जो गा रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो स्वयं में ही है। तो गाना और बोलना, ये क्रिया स्वयं में हो रही है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं चित्र बनाता हूँ, वह आम खाता है, वे कार चलाते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं बनाने की क्रिया, क्या बना रहे हैं, चित्र। चित्र बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया चित्र पर हो रही है, यानी कर्म चित्र है। वह आम खाता है, इसमें खाने की क्रिया आम पर हो रही है, यानी आम कर्म है। वे कार चलाते हैं, चलाने की क्रिया कार पर हो रही है, तो कार कर्म है। हम फुटबॉल खेलते हैं, खेलने की क्रिया फुटबॉल पर हो रही है, तो फुटबॉल कर्म है। यानी ये जो वाक्य हैं, ये सब सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं, ये सब सकर्मक क्रिया हैं, क्योंकि सब में कर्म हमें दिख रहा है, कर्म प्राप्त हो रहा है। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। अच्छा, अभी आपने एक कर्म वाला तो देखा, पर द्विकर्मक क्रिया भी होती है। किसी किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं। अब देखिए वाक्य, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए, छात्र अध्यापक को पुस्तक देता है, दुकानदार मुझे मैगी देता है। अब इसमें देखिए पहले वाक्य में कर्ता, सबसे पहले कर्ता और क्रिया हमें देखना चाहिए। कर्ता क्या है, अध्यापक। क्रिया पढ़ाने की हो रही है, किसे, छात्र को। क्या, हिंदी। तो क्या का उत्तर आया हिंदी, यानी मुख्य क्रिया हिंदी है, और जो गौड़ क्रिया है वो छात्र है। एक चीज जान लीजिए, द्विकर्मक क्रिया में जो मुख्य क्रिया है वो खास क्रिया होती है, और जो गौड़ क्रिया होती है वो कोई व्यक्ति, कोई प्राणी होता है, प्राणीवाचक होता है वो कर्म। तो अध्यापक छात्र, छात्र यानी प्राणी है, क्या पढ़ा रहा है, हिंदी। मुख्य क्रिया है, मुख्य कर्म है हिंदी, और गौड़ कर्म है छात्र, यानी कि जो प्राणी है उसमें वो खास कर्म नहीं है। तो एक हो गया इसमें छात्र कर्म, दूसरा हिंदी। इसी तरह से पिताजी मेरे लिए उपहार लाए, तो मेरे हो गया, ये तो प्राणी है, तो ये पहला कर्म हो गया। दूसरा कर्म उपहार, यानी खास जो कर्म है वो उपहार है। यहाँ पे देखिए अध्यापक, पुस्तक, अध्यापक प्राणी है यानी गौड़ कर्म हो गया, और पुस्तक ये खास कर्म हो गया, असली मतलब प्रधान कर्म, जिसको आप मुख्य कहेंगे। पुस्तक ये वस्तु हो गई। इसी तरह से दुकानदार मुझे मैगी देता है, तो मुझे एक हो गया गौड़ कर्म, मैगी हो गया प्रधान कर्म। तो द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे, पहला गौड़ कर्म, दूसरा प्रधान कर्म।
गौड़ जो कि खास नहीं है, प्रधान जो कि खास है। ठीक है, गौड़ का अर्थ है जो खास नहीं है। तो जो गौड़ कर्म है वो सब प्राणी हैं। देखिए, छात्र, मेरे, मुझे, अध्यापक। और जो प्रधान कर्म है वो वस्तु है, हिंदी, उपहार, मैगी, पुस्तक, ये वस्तु या कोई भाव। ठीक है, तो समझ में आ गया द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हों। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। शुरू में आपको बताया था क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्म के आधार पर जिसे हमने अभी तक पढ़ा, दूसरा था प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब इनके बारे में देखते हैं। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया उसे कहेंगे जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा हो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा हो। जैसे रमा विद्यालय गई, और ये वाक्य भी सिंपल साधारण वाक्य हैं। रमा विद्यालय गई, मोना दिल्ली गई, तरुण बाजार गया, मैंने काम किया। तो ये सब इसमें जाने की क्रिया इन तीनों में है, इसमें काम करने की क्रिया है। तो ये साधारण एक ही क्रिया है। ठीक है, तो ये सामान्य क्रिया हो गई। वह जाता है, वह खाता है, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वह विद्यालय जाता है। इस तरह के जो वाक्य हैं वो सामान्य क्रिया के वाक्य हैं। तो इसको समझना कोई कठिन नहीं है। दूसरा देखें, संयुक्त क्रिया। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसमें संयुक्त क्रिया में किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो, वो संयुक्त क्रियाएं कहलाएंगी। अब पिछला जो आपने सामान्य क्रिया था उसमें एक ही क्रिया थी, यहाँ पे एक से अधिक क्रियाएं हो रही हैं। कैसे, हम देखेंगे। श्याम ने भोजन कर लिया, मोना दिल्ली से लौट आई, तरुण ने हाथ धो लिया, मैंने पुस्तक पढ़ ली। अब इसमें देखिए बच्चों, कर्ता इसमें श्याम है, इसमें तरुण है, इसमें मोना है, इसमें मैं। तो यहाँ पे क्रिया एक हो रही है, भोजन कर लिया। तो संयुक्त क्रिया दो तरह से, एक करना और एक लेना। कर लिया, हम एक साथ बोलते हैं, हमें पता नहीं रहता, लेकिन वास्तव में ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक करने की क्रिया हो रही है और एक लेने की। कर लिया, यहाँ से यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में लौट आई, मोना दिल्ली से लौट आई। एक लौटने की क्रिया, एक आने की क्रिया, दोनों एक साथ हो रही है। एक चीज और है, संयुक्त क्रिया में दोनों क्रियाएं साथ में होती हैं। तरुण ने हाथ धो लिया, एक धोने की क्रिया, एक लिया की क्रिया। मैंने पुस्तक पढ़ ली, इसमें पढ़ने की क्रिया और एक लेने की क्रिया। तो इन चारों वाक्यों में आप देख रहे हैं दो दो क्रियाएं हैं, और दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, आगे पीछे नहीं हो रही। कर लिया, भोजन कर लिया, हाथ धो लिया, लौट आई, पढ़ ली। ये तो इस तरह के वाक्य संयुक्त क्रिया, इस तरह के वाक्य में जो क्रियाएं हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। तो अब देखिए यहाँ पे, श्याम खेल खेलने लगा। खेलना जो है क्या है, खेलना संज्ञा, खेल खेल संज्ञा है ना, खेल से खेलना बना, खेलना क्रिया बनी। तो इसलिए ये खेलना नाम धातु क्रिया है। खेल, खेल संज्ञा है, खेल से ही खेलना क्रिया बनी, तो ऐसी क्रिया को नाम धातु कहेंगे। यहाँ पे बुराई करना, बुराई मत करो। बुराई, एक तो बुराई जो है भाववाचक संज्ञा है, दूसरा बुराई करना
वो हो गई क्रिया। तो बुराई करना जो है बुराई भाववाचक संज्ञा से बनी, तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। तीसरा देखिए, तरुण ने स्नान किया। स्नान भी संज्ञा है लेकिन स्नान करना क्रिया है। स्नान शब्द संज्ञा है लेकिन स्नान करना क्रिया हो गया। तो स्नान शब्द, स्नान संज्ञा से जो क्रिया बन गई वो नाम धातु क्रिया बन गई। अब इसमें चौथे में देखिए, हमें अच्छी बात अपनानी चाहिए। यहाँ पे अपनाना सर्वनाम है, तो अपनाना एक अपना सर्वनाम होता है, और अपनाना कोई चीज ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, अपनाना, तो अपनाने की क्रिया बन गई। अपना सर्वनाम है जिससे क्रिया बनी अपनाना या अपनानी। तो जो क्रियाएं विशेषण संज्ञा सर्वनाम से बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। बहुत ध्यान से वाक्य में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे। यानी वह क्रिया जो किसी दूसरे से करवाई जाए उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। यानी मोटिवेट करके आप किसी को प्रेरित करके क्रिया करवा रहे हैं। वाक्य देखिए, अध्यापिका ने हमसे पाठ पढ़वाया। अब इसमें काम कौन करवा रहा है? अध्यापिका। कौन कर रहा है? हम। करता इसमें कौन है? हमसे, हम, क्योंकि पढ़वाया जा रहा है हमसे ना, क्रिया तो हम ही कर रहे हैं। करवा कौन रहा है? अध्यापिका। तो ऐसी पढ़वाया, ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। अभी यहाँ पे होता अध्यापिका पाठ पढ़ाती है या पाठ पढ़ा रही है या पाठ पढ़ाया, तो वो सामान्य क्रिया हो जाती। पर अध्यापिका ने हमसे पाठ पढ़वाया यानी हमें प्रेरित करा, पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वरुण नेत्रहीन को सड़क पार करवाता है। अब यहाँ सड़क पार करवाने की क्रिया वरुण ने की, किससे? नेत्रहीन किसी व्यक्ति से, जिसकी जो अंधा हो आंखों से, जिसको दिखाई नहीं देता, वो नेत्रहीन होता है। तो नेत्रहीन को सड़क पार करवाता है। इसी तरह से माँ ने तरुण से हाथ धुलवाया। धुलवाने की क्रिया माँ ने तरुण से करवाई, तो यहाँ ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसमें देखिए, करवाया, पढ़वाया, करवाता है, चलवाया, इस तरह के क्रियाएं होंगी। पिताजी ने मुझसे कार चलवाई, इसमें भी पिताजी ने प्रेरणा दिया कि कार चलाओ। कहा होगा तुम कार चलाओ, मुझसे कहा होगा कार चलाओ, तो कार हमने चलाई पिताजी के कहने पर। तो पिताजी प्रेरणा के स्रोत हुए। पिताजी, इसमें अध्यापिका ने प्रेरणा दी, इसमें वरुण ने, यहाँ पे माँ ने, यहाँ पे पिताजी ने। तो ये ऐसी क्रियाएं जो कोई दूसरा करवाए उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। इस क्रिया में किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले क्रिया होती है। आपने एक देखा था संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाएं एक साथ हो रही थी, और इस पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं तो हैं लेकिन एक क्रिया पहले हो रही है, दूसरी बाद में। संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में यही भेद है। संयुक्त क्रिया एक साथ होती है और इसमें पूर्वकालिक क्रिया में पूर्व माने पहले, कालिक माने काल, मतलब पहले एक क्रिया हो जाए एक बाद में। तो यहाँ देखिए वाक्य, वरुण खाकर सोने गया। अब पहली क्रिया यहाँ खाने की हुई, दूसरी सोने जाने की। दो क्रियाएं हैं, एक साथ तो हुई नहीं। पहले कौन सी क्रिया हुई? खाने की क्रिया, दूसरी सोने की क्रिया, ये बाद में हुई। ये पूर्वकालिक है और ये बाद की है। इसी तरह से वरुण पढ़कर सोया। पूर्वकालिक क्रिया पढ़ने की, पढ़ना, पढ़कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, पहले हुई। सोया ये बाद की क्रिया है। माँ ने बुलाकर कहा। पहले क्या किया? पहले की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है बुलाकर,
बाद में कहने की क्रिया हुई। पिताजी कार चला कर गए। पहले उन्होंने क्या की, चलाई, फिर गए। तो चलाने की क्रिया पहले है, जाने क्रिया बाद में। तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है, इसमें कर लग जाता है, क्रिया के साथ कर लग गया। खाकर, बुलाकर, पढ़कर, चलाकर, सोकर, गाकर, नहाकर, इस तरह की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये पहले होती है, उसके बाद दूसरी क्रिया। तो आज का ये क्रिया वाला पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, उसको कीजिए और इस क्रिया का अभ्यास, खूब अभ्यास करेंगे तो आपको ये क्रिया स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगी।